चलिए क्लास 10th में आज करते हैं उदाहरण नंबर 11। उदाहरण नंबर 11 क्या कह रहा है, देखिए, दर्शाइए कि 3√2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, ये भी करवा दिया है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, ये भी करवा दिया है। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियोस जाके देख लीजिएगा जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं। आज हम पढ़ेंगे कि दर्शाइए कि 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं सबसे पहले माना 3√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। माना 3√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना 3√2 क्या है, एक परिमेय संख्या। चलिए, अब 3√2 परिमेय संख्या है, तो आप जानते हैं परिमेय संख्या को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, अब आप ये भी जानते हैं कि ये 3 इसके साथ गुणा में है, तो ये नीचे चला जाएगा इसके ना, ये 3 कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा। तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q बट्टे कितना 3। ठीक है, √2 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q बट्टे कितना 3। अब एक लाइन यहाँ पे आप लोगों को लिखनी पड़ेगी, जो मैं आपको पहले वाले क्वेश्चन से बताते आ रहा हूं। लिखेंगे यदि P/Q क्या है, परिमेय संख्या है, यदि P/Q क्या है, परिमेय संख्या है, तो अब आप जानते हैं कि परिमेय संख्या में आप कोई भी संख्या भाग गुणा जोड़ घटाना कुछ भी करेंगे वो परिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, तो P/Q को अगर 3 से भाग कर देंगे तो वो भी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। वो भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, लेकिन है ना, अब आप ये देख रहे हैं कि P/Q बट्टे 3 है और ये बराबर क्या है, √2। अगर ये परिमेय संख्या है तो √2 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्योंकि अगर ये पूरी परिमेय संख्या आ गई है तो इसके बराबर में जो संख्या है वो भी तो परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ठीक है, लिखेंगे फिर अतः P/Q बट्टे 3 अगर क्या है, परिमेय संख्या है, तो √2 क्या हो, एक √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। √2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, √2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं, हम क्या करते हैं, जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हम लोगों ने पहले प्रूफ कर दिया है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अगर ये √2 अपरिमेय संख्या है तो इसका मतलब हमारी अवधारणा, जो हमने ये अवधारणा मानी थी कि माना 3√2 क्या एक परिमेय संख्या है, वो गलत साबित हुई है। ठीक है, लिखोगे अतः हमारी अवधारणा क्या हो गई, गलत सिद्ध हो गई है। ठीक है, क्योंकि √2 यहाँ इसके हिसाब से √2 क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। तो हमारा जो अवधारणा है कि ये हमारा फुलफिल नहीं कर रहा ना, क्योंकि यहाँ पे √2 क्या हो जा रही है, अपरिमेय परिमेय संख्या दिख जा रही है, लेकिन हमारी √2 एग्जैक्टली है क्या, अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हो गया, हमने ये जो माना है हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अतः हमारी अवधारणा क्या हुई है, गलत सिद्ध हुई है। तब क्या हो जाएगा, 3√2 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है बच्चों, तो ये था पहला क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को करवाया। बहुत आसान था, कुछ नहीं था। 3 नीचे चला जाएगा, फिर लिखेंगे यदि P/Q परिमेय संख्या है तो P/Q बट्टे 3 भी परिमेय संख्या होगी। अतः P/Q बट्टे 3 परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अब ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, एक क्या हो गया, विरोधाभास आ गया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अतः हमारी अवधारणा क्या होगी, गलत, तो गलत सिद्ध हो गई। ठीक है, तब क्या हो गया, एक लाइन और लिख दीजिए, यहां विरोधाभास की स्थिति है। यहां क्या है, विरोधाभास की क्या है, स्थिति है। मतलब हम जो मान रहे हैं वो हम प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हम जो मान रहे हैं वो हम प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये था पहला क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। प्रश्नावली 1.3 शुरू करेंगे आज।
और पहला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले मैंने आप लोगों को रूट 2 करा दिया है, रूट 3 करा दिया है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है रूट 5, क्योंकि इन्हीं तीनों में से उत्तराखंड बोर्ड में क्वेश्चन घूमते रहते हैं, ठीक है। तो कई बार इतने तीनों में से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को रट सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने रूट 2 और रूट 3 किया था, वैसे हम रूट 5 भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर वही कहानी, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, माना रूट 5 क्या हो जाएगा, एक रूट 5 एक क्या है, रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। आप जनरल सी बात है, आप कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, विरोधाभास करेंगे, उसके बाद आप अपने आप को गलत साबित करेंगे, इसके लिए आपको इसको परिमेय संख्या मानना पड़ेगा, ठीक है। अब आप जानते हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो रूट 5 को क्या लिख सकते हैं हम, p/q, है ना। अब मैंने आप लोगों को बता रखा है परिमेय संख्या की एक खासियत होती है कि p और q आपस में क्या हो जाते हैं, सहभाज्य हो जाते हैं, मतलब इन दोनों का एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहां p और q का एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। यहां ये चीज माननी पड़ेगी। जब ये चीज मानेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इसको गलत साबित करेंगे। इस स्टेटमेंट को जैसे ही हम गलत साबित कर देंगे, हम कहेंगे कि हमारा विरोधाभास हो गया है और इसका मतलब क्या हो गया, परिमेय संख्या ना हो गया, परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। यही चीज हम पहले भी करते आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहां से पहले आप जानते हैं रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q, सब जानते हैं। तो ये q इससे गुणा हो जाएगा, यानी p बराबर क्या हो जाएगा, रूट 5q, ठीक है। दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, p² हो जाएगा, वर्ग करेंगे, और इसका भी कि रूट 5q का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा p² बराबर कितना, रूट 5 का होल स्क्वायर इंटू q², ठीक है। तो p² बराबर क्या हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5q², और 5 चला जाएगा नीचे, p²/5 बराबर कितना, q²। अब एक लाइन मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है, रूट 2 पे यहाँ पे 2 आ जाता है, और रूट 3 पे यहाँ पे क्या आ जाता है, 3 आ जाता है ना। चल बिल्कुल वैसे ही रहा है जैसे रूट 2 और रूट 3 वाला चला था। यहाँ पे एक लाइन मैंने आप लोगों को बता रखी है कि यदि p² क्या होता है, 5 से विभाज्य होगा, है ना, विभाज्य होगा, तो p भी क्या हो जाएगा, 5 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। p भी क्या हो जाएगा, 5 से विभाज्य होगा। चलिए ये भी बहुत बढ़िया बात है कि p² अगर 5 से विभाज्य होगा तो p भी 5 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो p²/5 तो ठीक है ना। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से, बहुत दिन हो गए, भूल गए होंगे। तो p² क्या होता है, जैसे मान लिया जाए 5 है, p बराबर क्या है, 5 है, मान लिया जाए p बराबर क्या है, 5 है। अब p का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, है ना। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 25 अगर 5 से विभाज्य हो रहा है ना, तो 5 भी तो 5 से विभाज्य होगा। जनरल सी बात है, अगर p² 5 से विभाज्य होगा तो p भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज मैंने आप लोगों को बताई है, इससे पहले भी मैंने वीडियोस में इस तरह की चीजें आपको डिस्कस कर ली है, ठीक है। अब हम p² भी 5 से विभाज्य होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, p/5 बराबर c। माना हमने एक और क्वांटिटी मान ली, क्योंकि हम p²/5 अगर q² आ रहा है मेरे पास, तो p/5 बराबर c आ सकता है। एक अलग क्वांटिटी आएगी, q² से अलग क्वांटिटी आएगी, ठीक है। तो 5 इधर चला जाएगा, p बराबर क्या हो गया, 5c, है ना। फिर करेंगे दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, है ना। दोनों तरफ क्या करने, वर्ग करने पर p² बराबर कितना हो जाएगा, 25c², क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, और c का स्क्वायर c² हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपके पास दूसरा इक्वेशन। इसे मान लीजिए आप पहला इक्वेशन, ठीक है। अब आप देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 में क्या है, p² बराबर 5q² है, समीकरण 2 में p² 25q² है। तो आप जानते हैं कि ये दोनों क्वांटिटी आपस में क्या हो रही है, बराबर हो रही है, नहीं हो रही है। 5q² किसके बराबर हो जाएगा, 25q², ठीक है। आप लिखेंगे समीकरण नंबर, एक मिनट होगी,
समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 में क्या है? 5p² बराबर 5q²। समीकरण 2 क्या है? p² बराबर 25c²। अब आप जानते हैं p² दोनों सेम हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 5q² किसके बराबर हो जाएगा? 25c² से। ठीक है, ये आप पहले भी कर चुके हैं, तो आप लोग आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए। p² बराबर कितना है? 5q² और p² बराबर कितना है? 25c²। ना, यही तो है दोनों। अब आप जानते हैं ये दोनों तो बराबर हैं, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे, तो 1 और 2 से ये दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। ठीक है, अब 5 को नीचे ले जाइए। q² बराबर क्या हो जाएगा? 25/5 इंटू कितना? c²। 5 से 5 बार कैंसिल हो गया। q² बराबर कितना? 5c²। ठीक है, अब फिर वही कहानी, q² बट्टे कितना हो जाएगा? 5 बराबर कितना? c²। यहाँ पे फिर वही लाइन आ रही है कि q² यदि क्या होगा? 5 से विभाज्य होगा, 5 से क्या होगा? विभाज्य होगा, तो q भी क्या होगा? 5 से क्या होगा? विभाज्य होगा। q भी क्या होगा? 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब हम यहाँ एक चीज देख रहे हैं कि मतलब पहले की स्टेटमेंट मैंने माना था कि p और q का एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि p और q ऐसी संख्या है जिसमें एक के अलावा किसी और चीज उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब है भाग नहीं जाएगा, है ना। p और q का एक के अलावा किसी और से भाग जाएगा ही नहीं, जाएगा नहीं, जाएगा जनरल सी बात है, जाएगा ही नहीं एक के अलावा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि p में 5 से भी जा रहा है और q में भी 5 से जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी मैंने लिखा है, देखिए p में भी 5 से विभाज्य होगा, यहाँ पे भी लिखा है q में भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो p और q का हम देखते हैं, देखेंगे यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि p और q का एक के अलावा 5 भी क्या है? 5 भी एक क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ क्या है? गुणनखंड है। अतः यहां विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है। यहां जो हमने माना है उसका विरोधाभास हो रहा है, मतलब उसका मतलब विरोध में एक चीज आ जा रही है कि हम जो मान रहे हैं वो हम गलत साबित हो जा रहा है ना। विरोधाभास की स्थिति क्या होती है? उत्पन्न होती है। अतः हमारी अवधारणा क्या हो गई? गलत सिद्ध हुई। अवधारणा क्या हुई? गलत सिद्ध हुई, क्योंकि हमने क्या माना है? 5√2 को √5 को क्या माना है? परिमेय संख्या माना है। ठीक है, तो हमारी अवधारणा क्या हुई? गलत सिद्ध हुई। अतः √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आप लोगों को पहले भी करवा दिया है। आप इसी तरीके से जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आप पॉइंट ऑफ एग्जाम में लिखेंगे। एक पॉइंट ऐसे लिखेंगे, आप लोगों को पूरे 3 नंबर मिलेंगे। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है और 2020 के पेपर में भी ये क्वेश्चन शायद आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं इन्हीं क्वेश्चंस के साथ। आगे 1.3 को फिर से करेंगे। तब तक के लिए